बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारी ये आज का चैप्टर का नाम है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज पढ़ना है। और सबसे पहले हम विगोस्के की थ्योरी को स्टडी करेंगे। विगोस्के सोशो कल्चरल थ्योरी क्या है? विगोस्के ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किए दो कंसेप्ट। एक कंसेप्ट बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे है एब्रीवेशन ZPD है, और दूसरा जो है वो स्कैफोल्डिंग है। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली बेसिकली इसने जब सोशो कल्चर की बात की है तो हम एक बच्चा जिस माशरे में आंख खोलता है तो उसी माशरे की लैंग्वेज सीखता है और उसी कल्चर के अंदर वो परवरिश पाता है और उसके जहन में उसका उस कल्चर का बहुत ज़्यादा असर होता है। और बच्चे की जितनी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव एडवांसमेंट है उसके ऊपर बच्चे की लैंग्वेज और बच्चे का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा असर अंदाज हो रहे होते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है इसको हम समझते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये है कि आपके पास एक लर्नर है, एक बच्चा है, ठीक, जिसको आप विदाउट असिस्टेंस, ठीक है ना, आप उसको असेस करते हैं और फिर उसके बाद उसी को अंडर द अडल्ट गाइडेंस उस बच्चे को फिर आप असेस करते हैं। तो इस तरह से दो तरह से बच्चे की एक शुरू में बच्चे की असेसमेंट हो जाती है और एक उसके उस गाइडेंस के बाद जो आपने बच्चे को दी उसके बाद उसकी असेसमेंट हो जाती है। तो उस तरह से आप बच्चे का जो असेसमेंट आपके सामने आती है उस तरीक़ेकार को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक्चुअली बेसिकली अल्टरनेट था वो इंटेलिजेंस का, जिसमें हमने IQ की वैल्यू निकाली, आपके पास मेंटल एज और क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 करके कहा और आपने कहा कि 30 आइटम्स हमने डेवलप कर लिए और इससे बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। जो बच्चा जितने जितने उसमें ग्रेड लेता है तो हम कहते हैं वो बच्चा वैसे ज़्यादा नंबर लेने वाला ज़हीन है, कम नंबर लेने वाला कम ज़हीन है। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि अगर डिफरेंट कल्चर से बच्चे आए होते हैं, जो कि सोशो कल्चरल की बात करता है, तो कैसे मुमकिन है कि वो सारे बच्चे एक ही IQ के साथ आपके पास आए हों। पहले तो एक IQ वाले बच्चे प्री टेस्ट लेके उनको सॉर्ट आउट करो, फिर उनको इक्वल इन्वायरमेंट में गाइडेंस दो, फिर उनको असेस करो, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस में से कौन सा बच्चा जो है वो ज़हीन है और कौन सा कम ज़हीन है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द स्पेस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद adult guidance or in collaboration with more capable peer। अडल्ट गाइडेंस के साथ अब पेयर के से भी हेल्प दिलवाई जा सकती है। वो बच्चे, जैसे मैंने मिसाल दी थी, क्लास में कुछ बच्चे ज़हीन होते हैं, उनको सबक आता है तो वो कमज़ोर बच्चों की हेल्प कर देते हैं। बस एक्चुअली देनी तो बच्चों को गाइडेंस है। दूसरा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का सिंपल कंसेप्ट ये है कि टीचर बच्चे को स्किलफुल करने के लिए, ठीक है ना, और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करता रहता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा टेक्निक यूज़ करना, एक से ज़्यादा तरीक़ाकार अडॉप्ट करना बच्चे की लर्निंग को बेहतर करने के लिए, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग रेफर टू अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक यूज टू मूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिवली टूवर्ड स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग। Scaffolding refers to a method where teachers offer a particular kind of support to students as they learn and develop a new concept or skill। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को आप ऐसे समझ लें कि एक इंसान का जो मेंटल प्रोसेस है चीज़ को परसीव करने का, फिर उसे याद करने का, फिर उसे रखने का, फिर दिमाग में याददाश्त के तौर पर चीज़ को रखने का, फिर उसे रिट्रीव करने का प्रोसेस, उसको वो रिलेट करता है कंप्यूटर मशीन के साथ। जैसे कंप्यूटर में देखो जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं, वो उसी तरह से हम उसे चलाते हैं तो पूरा प्रोसेस होता है, फिर आपका डिस्प्ले आ जाता है, फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर काम करने लग जाता है। हार्डवेयर जो होते हैं वो उसे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फिर हम उसको शट डाउन करते हैं, वो सारा प्रोसेस फिर वाइंड अप हो जाता है। तो वो कहता है कि उसी तरह से जो है ह्यूमन का माइंड का जो है उसके माइंड का प्रोसेस होता है। और इस कॉग्निटिव प्रोसेस में वो दो वर्ड्स को अहम कहता है, एक मेमोरी को और दूसरा थिंकिंग को।
Information processing approach present another major perspective which help us to understand cognitive development. तो इसके जरिए भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझ सकते हैं. दिस अप्रोच व्यूज ह्यूमन ब्रेन एज एन एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट. और इसके मुताबिक जो इंसान का ब्रेन है वो एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिस तरह कंप्यूटर की मशीन होती है. इट एग्जामिन हाउ डज इंफॉर्मेशन इंटर अ ह्यूमन माइंड. वो ये एग्जामिन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन ह्यूमन माइंड में इंटर होती है, एंड हाउ इज इट स्टोर्ड, और कैसे स्टोर्ड होती है, कैसे प्रोसेस होती है, और कैसे रिट्रीव्ड होती है जब जरूरत पड़ती है. तो उसी नॉलेज को वापस इंसान जो है वो सामने ले आता है, और बाकी जो नॉलेज है वो इंसान के ज़हन में पड़ा रहता है. इट एम्फसाइज टू मेजर कॉग्निटिव प्रोसेस इंक्लूडिंग मेमोरी एंड थिंकिंग. Up organization of relevant activities in the classroom at the following levels. अब इसी जो कंसेप्ट को हम प्री स्कूलिंग लेवल पे देखते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, और एलिमेंट्री लेवल पे देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज जो हैं वो स्कूलों के अंदर प्लान करनी चाहिए. साफ ज़ाहिर है जब छोटे बच्चे होंगे, प्री स्कूलिंग वाले होंगे, तो वो लर्निंग बाय डूइंग के जरिए सीखते हैं, एक्टिव लर्निंग के थ्रू सीखते हैं, कि जिसमें टीचर फैसिलिटेटर होता है और बच्चा एक्टिव होता है. इस उम्र के बच्चे जो प्री स्कूल में आते हैं या किंडरगार्टन में आते हैं, तो उसमें कभी भी ज़बानी बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अल्फाज को समझता नहीं. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सिंबॉलिकली बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है. तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि जो भी चीज़ बच्चे को समझानी है, जो भी बात समझानी है, तो उसका मटीरियल क्लास में होना चाहिए. तो बेहतरीन क्लास को मैनेज करने का तरीका ये है कि जो आप बच्चे को चाहते हैं कि बच्चा इसके साथ सीखे, करे, खेले, तो उसके लिए उसका मटेरियल का होना ज़रूरी है. आप क्लास में मटेरियल प्रोवाइड कर दें, बच्चा आपको डिस्टर्ब करना छोड़ देगा. ये देखो ना, जिस क्लास में मटेरियल नहीं होता उस क्लास के बच्चे शरारतें करते हैं, बार बार शिकायतें लगाते हैं, टीचर जिद आ जाता है, और टीचर कहता है पता नहीं बच्चे कंट्रोल क्यों नहीं होते, और टीचर बार बार डांट डांट के बच्चों को चुप कराता रहता है. उसकी वजह यह कि बच्चे को कोई होता नहीं है इंटरेस्ट के जिसमें बच्चे अपने आप को इंगेज कर लें. तो बच्चों को आप इंगेज करें, तो उसके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपको पता है वो कर सकते हैं आप. जैसे ब्लॉग्स की एक मिसाल दी हुई है कि आप बच्चों को ब्लॉग दे दें और उससे वो मुख्तलिफ ब्लॉग्स जो है वो बनाते रहते हैं. इसी तरह बच्चे छोटे छोटे रोल प्ले करते हैं, जैसे टीचर का रोल प्ले कर लेते हैं. इसी तरह के और कुछ सोशल गेम्स जो है वो बच्चे क्लास के अंदर बैठ के खेलते रहते हैं. बच्चियाँ जो है वो इंडोर छोटी छोटी गेम्स खेलती हैं, और बॉयज़ जो है वो छोटे छोटे जैसे जो उस इलाके की जो गेम्स होती हैं उसी से मिलती जुलती गेम्स जो हैं उनको खेलते हैं. द प्री स्कूल एंड किंडरगार्टन चिल्ड्रन हैव मोर फ्लेक्सिबल एक्शन पैटर्न. प्ले एट दिस स्टेज सपोर्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. तो वही बात वो करता है कि ये एक फ्लेक्सिबल एक्शन पैटर्न होना चाहिए किंडरगार्टन लेवल पे या प्री स्कूल लेवल पे, और खेल के जरिए जो है वो बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इस स्टेज को सपोर्ट दी जाती है, कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है खेल खेल के जरिए सीखते हैं. तो बच्चे की जो तीनों डेवलपमेंट है हमने पढ़ा था, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, वो एक्चुअली खेल खेल में ही होनी है. तो यहाँ तो सिर्फ हम कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव के लिए भी साफ ज़ाहिर है कि स्पेसिफिकली कोई खेल खेल में बच्चे को सिखाना है जिससे उसकी कॉग्निटिव लर्निंग होती जाए. प्री स्कूल में ये याद में रखने के बच्चे को पढ़ाना नहीं है, बच्चे की तरबियत करनी है, बच्चे को ऐसा माहौल देना है जिसमें वो बेहतरीन तरीके से परवरिश पाए, जिसमें वो छोटी छोटी चीज़ें, वो जो एरेक्सन के मॉडल के ज़रिए जो हमने पढ़ी हैं कि उसकी शख्सियत के अंदर ट्रस्ट वालिदैन दे के भेजते हैं, फिर उसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वो आपके पास इनिशिएटिव का जज्बा हो, इंडस्ट्री हो, तो इसी तरह की कैफियत जो है वो बच्चे के अंदर पैदा करनी है. प्री स्कूल एंड चिल्ड्रन अप टू द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एट स्कूल कैन बी engaged in different type of plays to support their cognitive development. These include, for example, वो plays का वो कह रहा है जैसे building object with blocks, pretend play में जैसे रोल प्ले करना है, टीचर बनना, डॉक्टर बनना, कुछ और बनना, बच्चे इस तरह के गेटअप करते हैं. सोशल प्लेस मुख्तलिफ बच्चे जो है वो खेल सकते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पर्पज. जिस तरह का जो इलाका होता है उसी तरह की छोटी छोटी जो गेम्स होती हैं या इलाकाई ट्रेंड्स होते हैं, उसकी खेल खेल में बच्चे जो है आपस में करेक्टर बन करते हैं, खेलते हैं और सीखते हैं. यही आपके पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटीज इन द क्लासरूम एट द फॉलोइंग लेवल. एलिमेंट्री लेवल पे फिर क्या करना होता है? एलिमेंट्री लेवल पे साफ ज़रा पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को इस तरह का माहौल देना कि जिसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट करे. हमारे स्कूलों में आपको पता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की लैब्स होती हैं.
लेकिन आपको ये सबको पता है कि वो कितना खुलती हैं, कितना उनमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, या सारा साल बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ते रहते हैं और पेपरों के दिनों में खुलती है, बाज़ बार पेपरों के दिनों में भी नहीं खुलती है। कोई टीचर की खिदमत कर कर के जो है नंबर लग जाते हैं और है बच्चे जो है वो थ्योरेटिकली ही साइंस के सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, और कितना नुकसान होता है। तो एलिमेंट्री लेवल पे ही बच्चे को जो है उनकी जो डिस्कवरी की जो एबिलिटी है, क्रिएटिविटी की, क्रिटिकल थिंकिंग की, उसके लिए बच्चे के पास करने के लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट के लिए इन लैब्स होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा जो है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने ओपिनियंस को जो है वो प्रैक्टिकली होता हुआ देख सके, और वो उसको लगे कि इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए मैं कुछ नया कर सकता हूँ, कुछ बेहतर कर सकता हूँ, कुछ कंपैरिजन कर सकता हूँ, क्लासीफाई कर सकता हूँ, कैटेगराइज कर सकता हूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ें बच्चे को एक इन्वायरमेंट प्रैक्टिकली ग्राउंड पे प्रोवाइड किया जाएगा तो उसकी लर्निंग होगी, कॉग्निटिव लर्निंग। अगर ज़बानी कलामी किया जाएगा तो साफ ज़रा उसके कोई वो उसका थॉट कंफ्यूज रहेंगे, थॉट क्लियर नहीं होंगे। Children cognitive development undergoes rapid changes during the early years of school। और ये भी कहते हैं कि एलिमेंट्री लेवल पे बच्चे में हम ये पहले पढ़ लिया कि बहुत तेजी से चेंजिंग आती है कॉग्निटिव वाइज। नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटेजीज में हेल्प द एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड टू मेक कॉग्निटिव प्रोग्रेस एट दिस स्टेज। दीज इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल अलाउइंग चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट, यानी उसके लिए आपको जरूरी है कि कॉग्निटिव प्रोग्रेस करने के लिए कि बच्चे को अलाउ किया जाए कि वो एक्सपेरिमेंट करे। इनकरेजिंग डिस्कवरी करने के लिए बच्चे को इनकरेज किया जाए। रीडिंग विद द चिल्ड्रन, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग के लिए इनकरेज करना चाहिए। देन टू शेयर आइडियाज़ एंड ओपिनियन, और फिर बच्चे को ये भी प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ और ओपिनियन शेयर करे। आस्किंग देम टू मेक कंपैरिजन, क्लासीफाई एंड कैटेगराइज ऑब्जेक्ट, थिंग्स आर इवेंट्स, इंगेज देम इन द ड्रामा एंड रोल प्लेइंग। इस तरह मुख्तलिफ ड्रामा और रोल प्लेइंग करवाए जाए, बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाए। एंड आस्किंग देम टू जस्टिफाई देयर आंसर एंड एक्शन, और फिर बच्चों को कहा जाए ये जो सब कुछ आप कर रहे हो इसको जस्टिफाई भी करो। तो इस तरह से मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाने से आप बच्चे की जो कॉग्निटिव थॉट्स प्रोसेस है उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट आ जाता है। सोशल डेवलपमेंट आपके पास इंपॉर्टेंट टू नोट, सोशल डेवलपमेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट, कि जो अक्सर इस लफ्ज को पीछे भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। तो हम सोशल डेवलपमेंट को अलग नहीं कर सकते। जब भी आप सोशल का मतलब होता है कि आपका लोगों के साथ रब्ता है। जब आपका लोगों के साथ रब्ता है तो लोग आपस में जब रब्ता रखते हैं तो उनके फीलिंग्स और इमोशंस और सेंटामेंट्स भी उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, रब्ता, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिबोर्ड तो है नहीं हम आपस में काम के लिए बात करें, मतलब के लिए बात करें और बस चलते जाएं। एहसासात और जज्बात हमारे साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं जैसे हम बात करते हैं, हमारी एफिलिएशंस बिल्डअप होती जाती है, हमारी अटैचमेंट्स बढ़ती जाती हैं। या साफ ज़ाहिर है कि इसके अल्टरनेट जो नेगेटिव साइड है, जो हमारे अपने होते हैं उनसे हमारी दूरतें पैदा होती जाती है, उनसे हम नफरत भी करते हैं, उनसे हम जेलस भी होते हैं, उनसे हम इरिटेट भी होते हैं, उनसे हम खफा भी होते हैं, उनसे हम नाराज़ भी होते हैं, उनसे हम झगड़ा भी करते हैं, उनसे हम बोलना भी छोड़ देते हैं। नेगेटिव साइड फिर ये आ जाती है, लेकिन ताल्लुक जरूर डेवलप होता है। So this is important to note that social development is closely associated with emotional development, and these two aspects of development are frequently termed as socio-emotional development। ये बात मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। It means that both of the development occur simultaneously। तो जो socio-emotional development वो alternate चलती हैं, क्योंकि social तब भी होगी जब emotion साथ साथ चलेंगी। कोहन क्या फरमाता है 2005 में कि सोशल डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव एंड प्लीजिंग रिलेशनशिप विद अदर्स। इसका मतलब ही यही है सोशल डेवलपमेंट का कि हमारे दूसरों के साथ पॉजिटिव और प्लीजिंग, खुशगवार ताल्लुकात हों। और इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी कि आप अपने सर्कल के जो लोग हैं वो 50 से 100 बनते हैं मैक्सिमम, जिनके साथ आपका मेंटली को अटैचमेंट वाला ताल्लुक होता है। और ज्यादा के साथ अगर आप देखें कि आपका ताल्लुक अच्छा बना हुआ है तो आपकी सोशल डेवलपमेंट हुई है। अगर ज्यादा के साथ आपके दिल में कोई अच्छे तासुरात या जज्बात नहीं है तो इसका मतलब आपकी सोशल डेवलपमेंट होने वाली है। सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज एंड स्किल दैट अनेबल चिल्ड्रन टू रिलेट टू अदर इफेक्टिवली एंड टू कंट्रीब्यूट इन पॉजिटिव वे टू फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है? लर्निंग द वैल्यूज, नॉलेज एंड स्किल है। ये आपके पास नॉलेज की लर्निंग है,
वैल्यूज़ की लर्निंग है, स्किल की लर्निंग है, जिसमें बच्चा रिलेट करता है अपने आप को अपनी सोसाइटी के बाकी लोगों के साथ, जिसमें फैमिली आ जाती है, स्कूल आ जाता है, कम्युनिटी आ जाती है। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज डिलीवर्ड ऑन द चिल्ड्रन बाय 3 मीन्स। अच्छा, इस ये जो लर्निंग है वो बच्चे की डिलीवर होती है 3 या 3 तरीकों से कह लें। डायरेक्ट पेरेंट्स से और टीचर से, इनडायरेक्टली जो आप लड़के स्टूडेंट्स के, चाहे वो लड़की है लड़का, उनके आपस के जो सोशल रिलेशनशिप होते हैं, आपस में पेयर के साथ, पेयर का मतलब होता है जो एज सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, या फैमिली के लोगों के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, थ्रू चिल्ड्रन पार्ट। और तीसरा जो है आप बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं अपने कल्चर में, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से। तो 3 तरीकों से जो है एक इंसान की, एक इंडिविजुअल्स की जो है लर्निंग होती है इसके सोशल डेवलपमेंट के हवाले से। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे जो है वो प्रिंसिपल्स हैं सोशल डेवलपमेंट के हवाले से, कुछ हम पढ़ते हैं, और इनमें से जो सबसे पहला प्रिंसिपल है इसकी फिर हम थ्योरीज भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अटैचमेंट। सोशल प्रिंसिपल, सोशल डेवलपमेंट का जो पहला प्रिंसिपल है वो अटैचमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि अब जैसे हमारा वक्त गुजर रहा है, आप मेरी बात तब ही ज्यादा तवज्जो के साथ सुनते जाएंगे जब आपकी मेरे साथ अटैचमेंट डेवलप होती जाएगी। अगर आपको पहले दिन ही आप मुझसे खफा हो गए, आपको मेरा मेथड ऑफ टीचिंग पसंद नहीं आया, मेरे नॉलेज की आपको समझ नहीं आई, तो आप मेरे साथ मजबूरन अटेंडेंस के लिए तो बैठे हैं, मेंटली तौर पर आप मुझसे दूर होते जाएंगे। तो जो अटैचमेंट है वो सबसे पहला जो आपके पास असूल है सोशल डेवलपमेंट में, कि जितना अटैचमेंट अच्छी होगी उतनी सोशल रिलेशनशिप अच्छा डेवलप होता है, उतनी इमोशनल बॉन्डिंग होती है। तो और अटैचमेंट ही डिसाइड करती है कि वो जो आप जिस मर्जी हवाले से मिले हो, टीचर स्टूडेंट के हवाले से मिले हो, बाप बेटे के हवाले से मिले हो, बहन भाई के हवाले से आपस में मिले हो, दोस्त दोस्त के हवाले से मिले हो, बाद में रिश्ते पीछे रह जाते हैं। आपकी अटैचमेंट डिसाइड करती है कि आपने आगे का ताल्लुक किस तरह से आपका चलना है। बाज़ बात आप अपने घर में बैठे हुए होते हैं और अपने घर वालों से तक बात नहीं कर रहे होते, फोन पे लगे होते हैं, इसका है अपने अब्बू से। बाज़ बात जो है आपका इतना सोशल डिस्टेंस होता है, आप सलाम वालेकुम सलाम करते हैं, ज़रूरी बात करते हैं, साथ बैठ के शेयरिंग नहीं करते, तो इसका मतलब अब्बू के साथ बच्चों की सोशल डेवलपमेंट नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे जो रिश्ते हैं उनमें हमारी सोशल डेवलपमेंट भी होगी। तो समटाइम रिश्ते होते हैं, सोशल डेवलपमेंट डेवलप नहीं हो रही होती। बाज़ औक़ात अपने रिश्ते हमने खुद बनाए होते हैं, जो बाहर के दोस्त अब आप सर्कल के इंटीमेट रिलेशन जो भी हैं, तो उसमें हमारे अटैचमेंट ज्यादा हम शो कर रहे होते हैं। चिल्ड्रन डेवलप स्ट्रॉन्ग इमोशनल बाउंड विद प्राइमरी केयर गिवर विच सर्व एज फाउंडेशन फॉर ऑल फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप। उसने अटैचमेंट की मिसाल दी है कि बच्चे की सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट होती है वो अपनी माँ के साथ होती है। केयर गिवर माँ ही है, या जो भी उसे पालता है, पहली फुर्सत में तो माँ ही होती है। अल्लाह ना करे कि है किसी की माँ जो है बचपन में उससे जुदा हो जाए किसी इंसान से, तो इसलिए वो सारी उम्र जो मोहब्बत का दावा करता है कि सबसे ज्यादा उसे जो है वो अपनी माँ से है। वजह क्या है कि सबसे पहले जो अटेंशन दी, जो अटैचमेंट दी, वो केयर गिवर ने दी अपने बच्चे को। दूसरी टर्म है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है जी? आपके पास चिल्ड्रन लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशन एंड बिहेवियर इन ऑर्डर टू नेविगेट सोशल इंटरेक्शन। कि जितना आप सेल्फ रेगुलेट करेंगे बच्चे को, सेल्फ कंट्रोल होगा अपनी इमोशंस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, उतना बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन है वो ज्यादा बेहतर से बेहतर होगा। एम्पथी, एम्पथी और सिंपैथी का मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। सिंपैथी है कि एक इंसान दुख में रो रहा है तो आप भी उसके गले लग के रोने लग जाएं, तो आप इसके ये शो कर रहे हैं कि आप हमदर्दी करते हैं। एम्पथी ये है कि एक इंसान रो रहा है तो आप उसको उस कैफियत से निकालते हैं, उसको अपनायत दे के। तो काम दोनों में एक ही तरह से है कि आप उसके साथ हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान उसको उस कैफियत से निकाल रहा है, दूसरा उसी कैफियत में रख के अपनापन शो कर रहा होता है। तो चिल्ड्रन डेवलप, तो एम्पथी सिंपैथी नेचुरल इंसानों में होती है, एम्पथी डेवलप करनी पड़ती है। तो जितनी एम्पथी ज्यादा अच्छी होगी उतनी सोशल डेवलपमेंट इंसान को ज्यादा करनी आती होगी। इंसान मुख्तलिफ क्लास फेलोज, कुलीग, दोस्त, बाप, टीचर, स्टूडेंट, घर में कोई दुख तकलीफ में होता है तो आप जाके पूछते हैं क्या मसला है, कैसे है, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, मैं कोई मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे कोऑपरेट कर सकता हूँ, या आप उसकी हेल्प करना शुरू कर दें उस कैफियत में, तो उसे फिर लगेगा देखो इस मेरे मुश्किल वक्त में ये मेरे काम आया, ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं दी। तो ये एम्पैथी होती है। चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर। थ्योरी ऑफ माइंड,
थ्योरी ऑफ माइंड क्या है? चिल्ड्रन डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग दैट अदर्स हैव देयर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव। ये होता है दूसरे की राय का एहतराम करना, कि हर इंसान का अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी थॉट्स होती हैं, अपनी फीलिंग्स होती हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव होता है। तो जब हम एक दूसरे की इन सारी चीज़ों का एहतराम करते हैं तो हमारी सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती जाती है। जब हम कहते हैं कि जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरे दोस्त या मेरे ताल्लुक के लोग हों, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है तो वो दूसरे में वो बात की हो, तो फिर इस तरह से सोशल रिलेशनशिप आप इंसान के कम ही चलते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर, प्रो सोशल, प्रो का मतलब होता है पहले, इंटरेक्शन करने से पहले चिल्ड्रन लर्न टू एक्ट इन द वे दैट बेनिफिट अदर एंड कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। आपका ये तासुर हो कि आप सोसाइटी के लिए कितने फायदेमंद हैं, कितने वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका ये जो तासुर है सोशल इंटरेक्शन से पहले, वो पहले ही आपका बिहेवियर सेट कर देता है लोगों की नज़र में। सोशल कॉग्निशन, कॉग्निशन जैसे माइंड है, ब्रेन है, चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड नेविगेट सोशल सिचुएशन इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज एंड नॉर्म्स। ये सोशल नॉर्म्स होते हैं, क्यूज होते हैं। अब हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसी तरह के एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़ते रहते। तो ये भी सोशल इंटरेक्शन में बहुत हद तक मदद देते हैं। अगर आप देखो ना, शहरों वाली ड्रेसिंग देहातों में जाके करने लग जाए तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, और देहातों वाली ड्रेसिंग हम शहरों में करने लग जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि पेंडू है, देहाती है। ठीक है, ये एक जनरल सेंस में कह रहा है। लेकिन अगर आपके पास एबिलिटी है तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर नहीं एबिलिटी तो आप पहले रिफ्लेक्शन में जब आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है तो उस तरह के कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज को अडॉप्ट करना पड़ता है। कल्चरल ट्रांसमिशन ये होता है, देखो ट्रांसमिशन तो यानी जब आप किसी कल्चर लर्न करते हैं, किसी कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उसकी वैल्यूज को, उसके नॉर्म्स को, उस कम्युनिटी को, फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर आप उन लोगों के साथ मिलकर कल्चर को मजीद बेहतर करते हैं, या वो वैल्यूज या मोरालिटीज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि आप ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं उसका जो पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा अटैचमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। अब मुख्तलिफ थ्योरीज का जो थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो अटैचमेंट थ्योरी है वो है जॉन बबले ने दी 1907 टू 1990 में। जॉन बबले क्या कहता है कि आपके पास ये जो एक साइकोलॉजिकल बाउंड है दो लोगों या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान, और ये लंबे अरसे तक ये जो बाउंडिंग, जब एक दफ़ा अटैचमेंट हो जाती है तो ये बाउंडिंग लंबे अरसे तक जो है वो रहती है। और उसकी मिसाल उसने दी है कि जिसने सबसे पहले जो, जैसे मैं मिसाल वहाँ भी कोट की थी, जिसने सबसे ज़्यादा सबसे शुरू में बाउंडिंग की हो अटैचमेंट के हवाले से वो उसकी मदर हो सकती है। बाप से भी ज़्यादा माँ जो है वो अपनी मोहब्बत ज़्यादा क्लेम करती है, और वालिदैन बच्चे जो है वो माँ के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार ज़्यादा कर रहे होते हैं। उसकी वजह कि वो बाप समटाइम अगर इनडायरेक्ट बच्चे को केयर दे रहा होता है फिनांस की सूरत में, और उस मद में अगर मदर हाउस वाइफ है तो इसलिए सबसे ज्यादा अटैचमेंट बच्चे की मदर के साथ होती है, और उसी को सारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा क्लेम करता है। तो बाबले इसी मिसाल को लेकर चलता है। दूसरा आपके पास थ्योरी है मैरी एन्सवर्थ 1913 टू 1999। इसने 3 तरह की जो है वो टाइप्स बताई हैं अटैचमेंट की। एक बताई है सिक्योर, दूसरी बताई है इनसिक्योर एविडेंट, और तीसरी बताई है इनसिक्योर एविलेंट। सिक्योर आपके पास वो कैसे, देखो आप बच्चा माँ की मौजूदगी में अपने आप को सिक्योर फील करता है, लेकिन जैसे ही माँ बच्चे एक स्ट्रेंजर पर्सन ठहरा हुआ है और माँ या जो भी उसका अपना केयर गिवर है वो उसके पास से जाता है, जैसे जाता है बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसके चेहरे के तासुरात चेंज हो जाते हैं स्ट्रेंजर की मौजूदगी में। और जैसे ही फिर उसकी माँ या उसका बाप वापस आता है तो उसके चेहरे के तासुरात फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ये सिक्योर वाली कैफियत है, सिक्योर वाली टाइप है, ठीक है ना। तो इसी तरह बाकी भी हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं। दूसरी आपके पास इनसिक्योर आपके पास और एविडेंट आ जाती है, जिसमें बच्चा विल नॉट बिकम अपसेट व्हेन द प्राइमरी केयर गिवर लीव एंड मे नॉट बी हैप्पी टू सी देन रिटर्न। तो इसमें बच्चे को कुछ स्ट्रेंजर हो भी सही, इस तरह का बच्चा जो है
अपने वो जो सिक्योर वाले इन्वायरमेंट से खाइफ नहीं होता कि अगर उसका अपना चला भी गया है तो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस भी आ गया तो तब भी उसे फर्क नहीं पड़ा, यानी उसके जाने से भी वो अपसेट नहीं हुआ, उसके वापस आने से भी वो खुश नहीं हुआ। पहली कैफियत सिक्योर वाली कैफियत में उसका जो अपना एक क्या है, जब जाता है किसी अजनबी को छोड़ के तो वो सिक्योर वाली कंडीशन में क्या होता है, बच्चा अपसेट हो जाता है, और जब वो वापस आता है तो फिर खुश हो जाता है। लेकिन इनसिक्योर और एविडेंट वाली कंडीशन में जब वो उसका अपना जाता है स्ट्रेंजर को छोड़ के तो तब भी वो अपसेट नहीं होता, जब वो वापस आता है तो तब भी वो हैप्पीनेस शो नहीं करता। और तीसरी स्टेज है इनसिक्योर एंड एम्बिवेलेंट। इसमें क्या होता है कि जब प्राइमरी केयर गिवर उसे छोड़ के जाता है तो बच्चा अपसेट हो जाता है, लेकिन जब वापस आता है आपके पास तो फिर वापस वो कंसोल वाली पोजीशन या कैफियत में नहीं आता। द चाइल्ड विल बिकम अपसेट व्हेन द प्राइमरी केयर गिवर लीव एंड मे नॉट बी कंसोल्ड व्हेन दे रिटर्न। जब वापस आता है तो फिर कंसोल नहीं करता कि ठीक है चला तो चला गया। अकॉर्डिंग टू एंथवर्थ द अटैचमेंट पैटर्न विच आर डेवलप्ड इन इन्फेंसी एंड टोडलरहुड रिमेन्स फेयरली एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट द लाइफ। वो जो शुरू में पैटर्न बच्चे का सेट हो गया, इस तीनों में से कोई एक टाइप की कैफियत जो भी बच्चे के अंदर डेवलप हो गई तो इस एंसवर्थ के मुताबिक वो कैफियत लाइफ टाइम फिर बच्चे की जिंदगी में रहती है। तो इसलिए कहता है जरूरी है कि पेरेंट्स एंड टीचर के लिए कि बच्चे की जो अटैचमेंट को ऊपर फोकस करें इन ऑर्डर टू हेल्प चाइल्ड टू डेवलप पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, ताकि बच्चा पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर सके। अच्छा, इसी तरह लेव विगोस्के 1896 टू 1934 ने जो थ्योरी पेश की अटैचमेंट को सामने रखते हुए, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि विगोस्के ने जो है दो आपके पास स्टेजेस बताए, एक ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बताया और दूसरा स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया। तो दोनों को हम पीछे डिटेल से डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास एल्बर्ट बंद्रा 1925, इसने क्या कहा अटैचमेंट के बारे में। बंद्रा की जो थ्योरी है वो अटैचमेंट के हवाले से कम मशहूर है या कम मशहूर थी बनिस्बत एनसवर्थ के, लेकिन फिर भी जो बंद्रा ने प्रपोज किया अटैचमेंट रिलेशनशिप का जो मॉडल है फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, उसने कहा कि ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस है एंड सेल्फ एफिकेसी प्रोसेस है। अब इस दो लफ्जों को आप समझ लें बंद्रा के मुताबिक कि सेल्फ रेगुलेटरी से क्या मुराद है और सेल्फ एफिकेसी से क्या मुराद है। सेल्फ रेगुलेटरी जो है इसका मतलब एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर। अगर आप बच्चे को किसी इंडिविजुअल्स को उसकी थॉट्स, इमोशंस और या बिहेवियर को कंट्रोल करने की एबिलिटी डेवलप कर देते हैं तो इसका मतलब बच्चे को सेल्फ रेगुलेट कर दिया। और सेल्फ एफिकेसी क्या है कि वंस एबिलिटी टू सक्सीड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, कि बच्चा अगर मुख्तलिफ सिचुएशन उसे मिलती जाती है और उसमें उसे लगता है कि मैं कामयाब होता जाता हूँ, तो ये बच्चे को लगता है कि ये मेरी कामयाबी तसलसल का नाम है और ये सेल्फ एफिकेसी वाली कैफियत है। उसके बाद आपके पास है यूरे बॉर फैन बर्नर है 1917 टू 2005, इसका दौरानी है दौर है इस पर्सन का। इसने क्या कंसेप्ट दिया अटैचमेंट के हवाले से है कि इसने स्पेसिफिकली तो अटैचमेंट को जो है वो एड्रेस नहीं किया था बॉर्न फैन बर्नर ने, बट it does provide a framework for understanding how the environment can shape a child development। लेकिन इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी अटैचमेंट के जरिए, उसके जरिए उसने ये कंसेप्ट दिया कि इन्वायरमेंट में बच्चे की शेप कैसे डेवलप होती है। उसके लिए उसने फिर मुख्तलिफ एग्जांपल्स के जरिए समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले जो है वो माइक्रो सिस्टम एक बच्चे की लाइफ में आता है, माइक्रो सिस्टम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी के जरिए ना, इकोलॉजी का मतलब इन्वायरमेंट के जरिए समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो कौन सा बनता है, माइक्रो सिस्टम। और माइक्रो सिस्टम में इमीडिएट इन्वायरमेंट में बच्चे की जिंदगी में जो लोग होते हैं वो उसकी फैमिली है, उसका स्कूल है, ठीक है ना, जिसके साथ बच्चा इंटरैक्ट करता है। उसके बाद है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होता है कि जब वो बच्चा घर से निकलता है और स्कूल और बाकी लोगों के साथ जो थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन डेवलप करता है वो मीजो सिस्टम कहलाता रहता है। अपने सर्कल में है माइक्रो सिस्टम में, लेकिन उसी सर्कल में रहते हुए मुख्तलिफ लोगों के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप करता है उसे मीजो सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आपके पास एक्सो सिस्टम।
एक्सो सिस्टम में क्या होता है, ब्रॉडर सोशल सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलप, जिसमें बच्चा जो है वो अपना करता है कम्युनिटी और कल्चर है, जैसे कम्युनिटी के साथ अपना इंटरेक्शन, या कम्युनिटी में चला जाता है उसके साथ अपना इंटरेक्शन डेवलप करता है। और सबसे एंड पे आता है मैक्रो, MAR मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा, MARCO माइक्रो सिस्टम रेफर टू द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द चाइल्ड लाइज। तो इसमें बच्चा ब्रॉडर सेंस में चला जाता है कि उसके हिस्टोरिकल और कल्चरल नॉर्म्स वैल्यूज जिसमें उसने जिंदगी गुजारनी है, तो उस तरह के थॉट्स प्रोसेस में बच्चा चला जाता है। तो इस तरह से जो है आपके ये अटैचमेंट थ्योरीज के हवाले से जो मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट थे उनके जो व्यू पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्लाइड्स अंडरस्टैंड हो गई होंगी।